हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द अर्थ एंड द चेंजेज ऑन इट। तो इसमें हम देखेंगे पृथ्वी पर जो चेंजेज होता है वो कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है मिट्टी में, वातावरण में, ऋतु में। ये सारे परिवर्तन हैं। जो भू आकृति है उसमें कैसे परिवर्तन होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस कैसे काम करता है, वेदरिंग जो है चेंज लाने में क्या भूमिका अदा करता है, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन क्या होता है। इसके अलावा हम ग्लेशियर के बारे में भी जानकारी लेंगे, विंड के बारे में जानेंगे, और जो सॉइल होता है उसके बारे में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल है, अलग अलग तरह की मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कैसे हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि चेंजेज के बारे में, कि अर्थ पर जो चेंज होता है उसके बारे में, द अर्थ एंड द चेंजेज ऑन इट। तो हम देख सकते हैं कि जो पृथ्वी पर जो परिवर्तन होता है हमेशा तीव्र गति से नहीं होता है। कुछ परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है और कुछ परिवर्तन एकाएक सडन होता है। सडन परिवर्तन जैसे कि भूकंप वगैरह सब का आना और क्षण में ही सारा चीज़ तबाह हो जाना। द सरफेस ऑफ द अर्थ रिमेन्स द सेम। द सरफेस ऑफ द अर्थ नेवर रिमेन्स द सेम। हमेशा एक जैसा नहीं रहता है पृथ्वी का सतह। इट कंटिन्यूअसली अंडरगो चेंजेज। इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है और दीज चेंजेस कैन बी सडन और ग्रेजुअल। तो ये जो परिवर्तन होता है कभी कभी एकाएक होगा और कभी कभी धीरे धीरे होता है। जैसे भूकंप सबके वजह से जो परिवर्तन होता है वो एकाएक होता है, या मान लीजिए वोल्केनिक इरूप्शन है उसके वजह से जो चेंज होता है एकाएक होता है। वहीं पर मिट्टी को बनने में सालों साल लग जाते हैं। और फोर्स और जो force bring radical changes and are easily visible. On the other hand, some changes are very slow and take place gradually over a very long time. This could be due to natural forces such as carrying of soil by rainwater, changes in the course of a river, winds carrying soil particle within them, etc. और कुछ जो मानवीय क्रियाकलाप हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं पृथ्वी के सतह पर चेंज के लिए। जैसे कि मनुष्य के द्वारा जो वनों की कटाई होती है और सड़क का निर्माण होता है, पुल का निर्माण होता है, रेलवे लाइन का निर्माण होता है, या बहुत बड़े पैमाने पर जो माइनिंग होता है, लार्ज स्केल माइनिंग जिसको हम कहते हैं, या फिर बड़े बड़े बांध बनाना। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो परिवर्तन के लिए और चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं। अब इसमें हम सबसे पहले स्टडी करते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस का। तो एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है? एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन अर्थ सरफेस एंड ब्रिंगिंग चेंजेज ऑन इट इज नोन एज एक्सटर्नल प्रोसेस। तो एक्सटर्नल प्रोसेस में लोअर एंड level of land by weeding away rock particles. It can also reach the level of land where the soil particles are deposited. External process include changes on account of weathering and gradation. वेदरिंग के आधार पर भी हो सकता है और ग्रेडेशन के आधार पर भी हो सकता है। और एक शास्त्र है जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसमें जो लैंड फॉर्म्स होता है उसका हम स्टडी करते हैं। तो इस तरह से जियोमॉर्फोलॉजी को परिभाषित किया गया है। जियोमॉर्फोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंडमार्क्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के सतह पर जो चेंज होता है वो एक्सटर्नल प्रोसेस से होता है। और एक्सटर्नल प्रोसेस जो होता है वो लोअर द लेवल ऑफ लैंड बाय वीडिंग अवे रॉक पार्टिकल्स। तो ज़मीन को समतल करने की एक प्रक्रिया होती है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ है, उस पर सालों साल से हवा बहते जाता है और उसके चलते वो घिस करके जो पहाड़ है वो पठार में बदल जाता है। हिंदी में इसको हम अपर्दन कहते हैं, ग्रेडेशन कहते हैं। तो इसी हिसाब से कोई नदी है उसमें ऐसा भी होता है कि नदी या समुद्र में निक्षेपण से, डिपोजिशन से मैदान बन जाता है। हवा के द्वारा उड़ा करके लाई गई मिट्टी जमा होते होते, रेत जमा होते होते वो मैदान बन जाए, टापू बन जाए। तो ऐसा भी होता है। फिर जो चेंजेज है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है वेदरिंग की। तो वेदरिंग क्या होता है? इस वेदरिंग में जो रॉक्स होते हैं, चट्टान होते हैं,
उनको तोड़ने की प्रक्रिया होती है स्मॉल पार्टिकल में। और इसमें दो प्रोसेस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें एक होता है हमारा इरोजन और दूसरा होता है डिपोजिशन। इरोजिशन का मतलब होता है कि उसका अपरदन करना, क्षय करना, उसको टुकड़े टुकड़े में बांटना। और डिपोजिशन का अर्थ होता है जमा करना। तो जमा कहाँ किया जाता है, या तो मतलब मैदानी भाग में हो या नदी में हो, समुद्र में हो, जिसके द्वारा डिपोजिशन होता है। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उसमें आप they disintegrate as they are exposed to all types of weather changes. The effect of weathering can also be seen on stone mountains and building where pieces of stone get flacked off and iron railing get rusted. अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं इरोजन का, जिसको कि हम डेन्यूडेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल वीयरिंग होता है और कैरिंग अवे होता है छोटे छोटे पार्टिकल का, जो कि मतलब रॉक के डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं। मतलब जो चट्टान है उसके टूटने से जो छोटा छोटा पार्टिकल बनता है, तो उसका डिनेडुएशन होता है। और ये denudation refers to gradual wearing and carrying away of all those loose particles of disintegrated rocks which lie exposed on the earth's surface by the weathering agent of gradation, that is running water, wind, moving ice and sea waves. इसके बाद हम देख सकते हैं तो इरोजन में क्या होता है कि बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ा जाता है। कौन कौन सी के द्वारा, तो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के द्वारा, वेदरिंग के द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा, हवा के द्वारा, या मूविंग आइस के द्वारा, या फिर समुद्री लहरों के द्वारा। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं डिपोजिशन का। तो डिपोजिशन का अर्थ होता है जमा करना। तो ये जमा इसमें किसका किया जाता है, सेडिमेंट्स का किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले इसको कैरिड किया जाता है, और ये कैरिड होने के बाद इसको सरफेस पर जो अलग अलग एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है उसके द्वारा पृथ्वी के सतह पर इसको जमा किया जाता है। और जो कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन होता है, इसके चलते एक नई स्थलाकृति बनती है। द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ऑल अदर प्लेसेस and the rate at which erosion takes place depend upon the temperature of a place, vegetation cover, rainfall, slope of the land, type of soil, changes in land use। तो ये रेट ऑफ इरोजन जो होता है वो कौन चीज़ पर निर्भर करता है, तो तापमान पर, वेजिटेशन पर, वर्षा पर, और लैंड का सॉइल स्लोप कैसा है उस पर निर्भर करता है। और ये ज़मीन मिट्टी का टाइप्स कैसा है, अगर बहुत कठोर मिट्टी है तो उसका जो डिसइंटीग्रेशन होगा उसमें, और जो मुलायम मिट्टी है उसके डिसइंटीग्रेशन में आप देखेंगे कि परिवर्तन होगा। या मतलब रेत वाली मिट्टी है तो उसको हवा आसानी से उड़ा करके ले जा सकती है। तो ये सॉइल के टाइप्स पर भी निर्भर करता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन का, तो जिसमें रनिंग वाटर आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है, इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है। इसमें आता है रिवर, चाहे लाइक एनी लिविंग फॉर्म हैज ए लाइफ साइकिल, इट टेक्स बर्थ इन ए माउंटेन और हिल, becomes larger where it is met by a number of tributaries, flows over plains and finally ends when it reaches the sea। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कोई नदी कैसे पहाड़ से निकलती है और रास्ता में ढेर सारे जो सहायक नदियां हैं उसको अपने में मिलाती है, फिर मैदानी भागों से बहती हुई अंत में ये समुद्र तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से एक जुआ नदी होती है पहाड़ी अवस्था में, फिर मतलब उसके बाद मैदानी इलाका में इसका स्लोप कम हो जाता है और मुहाने के समय तो बिल्कुल कम हो जाता है। तो जब हम नदी के जुबा अवस्था की बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर व्हेन इट इज यंग, इट फ्लोस ओवर steep mountains where its rate of erosion is maximum।
तो जब नदी को युवावस्था में होती है तो उसका इरोजन रेट बहुत मैक्सिमम होता है, और उसके बाद क्या होता है, इरोजन ज़्यादा होने से वो कटिंग वर्क जो होता है रिवर का वो भी ज़्यादा होता है। और इसके बाद क्या होता है कि उससे एक भी आकार की घाटी बनती है, वी शेप्ड वैली बनती है, वाटरफॉल होता है। और इसके बाद ये नदी मैदानी इलाके में पहुंचती है, जहाँ वो अब मेच्योर हो जाती है, प्रौढ़ावस्था में होती है। फिर जब समुद्र में मिलने के लिए उद्धत होती है तो वृद्धावस्था में होती है। इसके बाद क्या होता है, तो वहाँ सब जगह आप देखेंगे कि एक स्थलाकृति एक जो बनती जाती है, और आप चेंजेज भी देख सकते हैं पृथ्वी के सतह पर, और फिर मौसम में भी इसके चलते परिवर्तन होता है। और जहाँ पर नदी युवावस्था में होती है वहाँ पर इसका जो है मतलब जब बहुत ज़्यादा इसका पीट नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर उसमें बहुत उस समय में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जब नदी मैच्योरिटी की अवस्था में पहुँचती है तो क्या होता है कि इसका स्लोप भी घट जाता है और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बढ़ जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके गति में भी कमी आ जाती है, इसका स्पीड स्लो हो जाता है। और इस स्टेज में नदी को कहा जाता है मीन। इसके बाद जब ये समुद्र में मिलती है तो उसके बाद ये लार्ज और स्लगिश हो जाती है और बहुत सारे धाराओं में विभाजित हो जाती है, गेट डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसके बाद इसका ओल्ड स्टेज आता है जब नदी स्लीट, सैंड और सेडिमेंट को बहुत लार्जर एरिया में वो जमा करती है समुद्र अपने मुहाने पर। तो हम कह सकते हैं द रिवर दस डिपोजिट स्लीट, सैंड एंड सेडिमेंट्स ओवर ए लार्ज area near its mouth. This large deposition helps in the formation of delta, और इसी से डेल्टा बनता है। डेल्टा क्या होता है, जहाँ पर कोई नदी समुद्र में मिल जाती है। और इससे पहले हम देख सकते हैं जहाँ से नदी निकलती है तो बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर हैं, पहाड़ पर जमा हुआ बर्फ है, उससे नदी निकलती है। और ग्लेशियर क्या होता है कि बहुत ऊंचे पहाड़ पर जहाँ पर तापक्रम बहुत कम होता है तो वहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ होता है, और बर्फ़ पिघल करके एक शीतल जल को प्रोवाइड करती है और पतली सी धारा के रूप में नदी निकलती है। तो ऐसा माना जाता है कि मतलब लाखों वर्ष पहले जो क्लाइमेटिक कंडीशन था पृथ्वी का वो बहुत कूलर था, और उसके बाद क्या हुआ, तो कूलर था तो पिघल करके जब वो आइस जो पिघल करके एक पतली सी नदी के रूप में फॉर्म किया, और वहाँ से नदी सब निकली और नदी फिर बहती चली आई। और जब वही वहाँ पहाड़ से गिरी तो स्लोप बहुत था, और उसको पहाड़ को काटते हुए ये अपना फैलाव करती गई। और मैदानी इलाका में हम देख सकते हैं कि इसका बहाव बहुत ज़्यादा होता है। और जब प्रारंभ में क्या था, शुरू में क्या था, बहुत टेम्परेचर कूल था, तो वहाँ बर्फ़ इकट्ठा हो गया, और बर्फ़ इकट्ठा होने के बाद फिर जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा तो वो मेल्टिंग ऑफ राइस में परिवर्तित हो गया। द राइज इन टेम्परेचर, whenever we are paying attention towards the rising in temperature, we are finding this rise in temperature resulted in melting of ice. The mass of moving ice is called glacier. तो ग्लेशियर को परिभाषित किया गया है मूविंग, द मास ऑफ मूविंग आइस के रूप में। और हम भारत में गंगोत्री सब देख सकते हैं, हिमालय क्षेत्र में देख सकते हैं ग्लेशियर को, जो बहुत हाई अल्टीट्यूड पर पाया जाता है, और जहाँ पर टेम्परेचर जो है सो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है। तो इस तरह से जो रनिंग वाटर है, मूविंग आइस, ये भी क्या करता है, तो इरोजन का काम करता है। इरोड्स लूज पार्टिकल ऑफ पार्ट्स ऑफ रॉक, इट टेक्स देम अलोंग द डिपोजिट देम बिहाइंड। When it melts, huge masses of ice which cover large area of continent are called continental glacier, like Antarctica and Greenland. तो बहुत बड़ा जो ग्लेशियर होगा कॉन्टिनेंटल, तो वो आप देख सकते हैं जो बहुत बड़े मास पर, ह्यूज मास ऑफ आइस का जो पृथ्वी को कवर किए होता है बहुत लार्ज एरिया में। तो पूरा आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिका में जो ग्लेशियर है वो पूरा महादेश को ही आच्छादित किए हुए हैं, तो उसको हम कॉन्टिनेंटल
ग्लेशियर कहते हैं, जैसे हम अंटार्कटिका में और ग्रीनलैंड में। और दूसरे जो ग्लेशियर होते हैं वो थोड़ा सा स्मॉल एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, और मतलब जो एक छोटे से एरिया ही को प्रभावित करते हैं, उस पर वो उसी पर छोटे एरिया ही को ग्रहण करते हैं और आच्छादित करते हैं बर्फ को, और उनको हम बोलते हैं माउंटेन ग्लेशियर। पहाड़ सब पर जो ग्लेशियर होता है वो बहुत लार्ज एरिया में नहीं होता है, स्मॉल एरिया में होता है पहाड़ पर, और उसको हम बोलते हैं माउंटेन ग्लेशियर। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है या गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय में, तो गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा नदी निकली है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं विंड का, कि कैसे विंड प्रभावित करता है। तो ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और मेरेज वेजिटेशन होता है, तो वहाँ पर जो तेज हवा जो बहती है वो क्या करता है, ज़मीन को उड़ा करके ले जाता है या फिर चट्टान को भी तोड़ता है। और जो इजली ब्लोन जो एयर होता है, तो उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि द लूज रॉक पार्टिकल्स आर इजली ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। तो तेज हवा जो बहेगी तो जो छोटा छोटा जो चट्टान का पार्टिकल है उसको आसानी से उड़ा करके ले जाएगा। इसके बाद जो ग्रेडेशन है उसका भी एक बहुत अच्छा एजेंट है विंड, और जो हवा के गतिविधि से, हवा के क्रियाकलाप से डेजर्ट रीजन सब में हम देख सकते हैं कि ग्रेडेशन का काम बहुत ज़्यादा होता है। और फिर जो स्ट्रॉन्ग विंड होता है उसको कैपेसिटी होती है स्क्रैप माने चट्टान सबको स्क्रैप करने का, और जो बहुत सारा जो स्थलाकृति है, सैंड ड्यून, ये सब बनता है। फिर हम चर्चा कर रहे हैं सी वेव्स का। तो बहुत कई लहरें बहुत खतरनाक होती हैं और पावरफुल एजेंट होता है ग्रेडेशन का। और वहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो सच कंटिन्यूअस इरोजन फॉर्म्स स्टीप साइड डिप फेसिंग द सी, इसके द्वारा भी इरोजन होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सॉइल का। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, और सॉइल इज द लूज मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक तरफ हम देख रहे हैं कि चट्टान, और दूसरे तरफ देख रहे हैं कि लूज मटेरियल है पृथ्वी के सतह पर। और ये जो बनता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल से बनता है। ऑर्गेनिक पार्टिकल जो होता है सो जानवर या जो पौधा है उसके मृत शरीर से बनता है सड़-गल करके, और समय के साथ साथ ये पार्टिकल डिकम्पोज हो जाते हैं और एक डार्क कलर्ड मटेरियल जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, तो उसमें ये परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से ह्यूमन प्रेजेंट इन द सॉइल कंट्रीब्यूट्स टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। जहाँ पर आदमी रह रहा है वहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप भी होता है, और मिट्टी भी सब सड़-गल करके मिट्टी का भी निर्माण होता है। और उसके बाद हम लास्ट में चर्चा करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो है सो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो हम मोटा मोटी मिट्टी को 3 भाग में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। एक होता है सैंडी, दूसरा हो गया लोमी, और तीसरा हो गया क्ले सॉइल। तो जो मिट्टी है जिसको हम सॉइल बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये इसमें आपको देख सकते हैं कि इसका जो अपर पार्ट होगा उसमें ह्यूमस का मात्रा ज़्यादा होगा, और मिट्टी का बनना जो है बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत स्लो प्रोसेस है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ सॉइल एज। तो हम देख सकते हैं कि वेदरिंग जो प्रोसेस है वो क्या करता है, सबसे पहले चट्टान सबको, रॉक सबको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देता है, और इसको जो इसका जो एजेंट है नेचर का डिग्रेडेशन का, वो क्या करता है, इसको तोड़ कर देता है, और फिर इसका डिपोजिशन होता है वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा ये कैरी आउट होता है, और उसके बाद नए जगह पर इसका डिपोजिशन होता है, यानी कि नए जगह पर इसको जमा कर दिया जाता है। तो नए जगह पर जो जमा करने से, डिपोजिशन से जो सॉइल बनता है, या ऐसा जगह की मिट्टी जहाँ पर ये डिपोजिशन से डिपोजिटेड सॉइल है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और इसके बाद हम देखेंगे कि सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, सो
विदरिंग ऑफ ए पेरेंट रॉक के वजह से होता है। तो व्हेन द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ ए पेरेंट रॉक and remains present on the same site is called residual soil। जहाँ पर मिट्टी का निर्माण हुआ है वहीं पर मिट्टी है तो हो गया रिजाइडुअल सॉइल हो गया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है और बहुत लंबा समय लेता है। द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम। It starts developing in layers and over the other these layers are called horizons। तो ये जो लेयर होता है इसको हम horizons कहते हैं। और from bottom to top the lowest horizon is called bedrock। Then comes the horizon of weathered rock and it is followed by the subsoil topsoil। The topmost horizon is rich in humus। तो जो सड़ा गला भाग है जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसका मात्रा टॉप मोस्ट ओरिजिन में ज़्यादा होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप। तो ये जो हम कैटेगरीजाइज करते हैं इसको क्लासिफाइड करते हैं सॉइल को। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर और टेक्सचर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर और बनावट के आधार पर इसको हम वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल जो सॉइल होता है वो भारत के एक पूरे बड़े भाग में, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। और इसमें जो ये नदी के द्वारा डिपोजिशन से बना है, जो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय रिवर एंड कन्फाइंड द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन। आप जो तटीवर्ती मैदान है और उत्तरी क्षेत्र का जो मैदान है उसमें इस मिट्टी को हम देख सकते हैं। और ये जो सॉइल होता है बहुत ही फर्टाइल होता है। तो एलुवियल सॉइल जो है एक लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है और बहुत फर्टाइल भी होता है। एग्रीकल्चर जो लैंड के रूप में ये बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है ब्लैक सॉइल, जिसको हम जो हमारा दक्कन प्लेटो है वहाँ इस तरह का सॉइल पाया जाता है। Black soil is found in Deccan Plateau। This type of soil is confined to some parts of Gujarat, Maharashtra and Karnataka। This soil has an ability to retain moisture and become sticky when wet। It is largely used for growing cotton and thus is popularly known as cotton soil। तो ब्लैक सॉइल क्या होता है, उसमें पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है जिससे कि मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट बना रहता है। और जो ये भीगने के बाद, पानी को रिटेन करने के बाद स्टिकी हो जाता है और इसका उपयोग जो कॉटन उत्पादन में ज़्यादा होता है। आप महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के क्षेत्र में ये जो सॉइल होता है वो पाया जाता है। और चूँकि जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पर कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है तो इसीलिए इसको हम जो कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम रेड सॉइल पर। तो रेड सॉइल क्या होता है कि आप देखने में उसको आप समझ सकते हैं देख करके भी, लाल मिट्टी के हिंदी में इसको कहते हैं। और इसमें जो है आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। द रेड सॉइल इज कन्फाइंड टू पेनिसुलर इंडिया एंड सम पार्ट पैचेज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट इज़ हाईली पोरस, फाइन ग्रेन्ड एंड डीप। और उसके बाद आता है लेटराइल सॉइल का। तो ये जो पहाड़ पेनिसुलर प्लेटो के हिल स्लोप पर ये पाया जाता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि द लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। इट इज फॉर्म्ड बाय द लीचिंग प्रोसेस। अब उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस 4 टाइप्स देयर आर डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो पहाड़ी मिट्टी भी, माउंटेन सॉइल भी पाया जाता है और डेजर्ट सॉइल भी होता है जिसमें रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है डेजर्ट सॉइल में। और आदमी का जो क्रियाकलाप है सॉइल इरोजन पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कि बहुत पर्यावरण क्षति होती है। तो पेड़ों को काटने